हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 28th डे की शुरुआत। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहा है तो वो जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है आपकी, उसका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। भागते हुए नहीं करने वाले, टॉपिक्स को स्किप भी नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हम कम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। बड़े आराम से हमारा सिलेबस होगा। हर टॉपिक को अपन डिटेल के अंदर समझेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बट स्टिल हम लोग 60 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। पिछले 27 दिनों के अंदर हमने सेकेंड बुक पूरी खत्म कर ली है और फर्स्ट बुक के शुरुआत के 2 चैप्टर्स हमने खत्म कर लिए हैं और अभी हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेजिस्टिविटी का। आज के वीडियो की शुरुआत उस फॉर्मूले से होगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो भी जरूर देखें। हालांकि ये वीडियो आप शुरुआत से देखोगे तो इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपको 100% समझ में आएगा। बट अगर पिछला वीडियो देख लोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा आपको, राइट। उसके अलावा हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड हीट के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी वायर से आप करंट फ्लो करते हो तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है ना, किस रेट से उसके अंदर हीट जनरेट होती है, हीट कंज्यूम होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो सेल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है फॉर योर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसके बारे में जानेंगे कि उसका पर्पस क्या है, उसकी इंटरनल जो बनावट है वो कैसी है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आज की वीडियो के ऊपर से जरूर पूछा जाएगा, चाहे से आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो, राइट। हमारी सीरीज का टारगेट क्या है? हमारी सीरीज का टारगेट है फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना। तो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा और भी गहराई में जाकर फिजिक्स के ऊपर जो फिजिक्स का डर है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका वो फिजिक्स का डर खत्म हो गया ना तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट भी फोड़ दोगे और जेई का एग्जाम भी फोड़ दोगे। तो आपको इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है इन 60 दिनों के अंदर आपकी फिजिक्स के डर को जड़ से खत्म करना और वो मैं करके रहूंगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। अब तो शायद आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि मिरेकल सीरीज क्या है और इसका नाम क्यों मिरेकल सीरीज रखा गया है। बट यार हर वीडियो को देखोगे, दिल से देखोगे ना, तब जाके आपको फील होगा कि व्हाई आई हैव नेम्ड दिस सीरीज मिरेकल सीरीज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत होगी इस क्वेश्चन के साथ, व्हाई डज रेजिस्टिविटी एंड फॉर दैट मैटर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। करता है हमें पता है, बट क्यों करता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और किस किस तरीके की मटेरियल के लिए किस किस तरीके से ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वेरी करती है उसको हम समझेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला डिराइव करा था। रेजिस्टिविटी इज मास ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय इट इज चार्ज कैरियर डेंसिटी स्मॉल n, इट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर स्क्वायर टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर मैंने बताया था कि मास और चार्ज कैरियर का चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो एक बार के लिए उनको तो आप कांस्टेंट मान सकते हो। अब पूरा का पूरा सवाल खड़ा हो जाता है इन 2 बची हुई क्वांटिटीज के ऊपर। पहली है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड दूसरी क्वांटिटी है रिलैक्सेशन टाइम। और ये दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कॉलिजन्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगती है, यानी कि आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई जब गर्मी बढ़ती है कमरे के अंदर तो बेचैनी बढ़ जाती है ना, रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाता है। ऐसे ध्यान रख लो इसको, राइट। और रही बात नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम की, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको नए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके स्लाइटली इंक्रीज हो जाएंगे फॉर द कंडक्टर्स।
अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स जो हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए या इंसुलेटर्स हो गए, उनके लिए ये जो इंक्रीज होगा इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। कंडक्टर्स के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। कैसे डिपेंड करते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो स्मॉल एन की वैल्यू तो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ जाते हैं, एंड टाउ की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है ना। अब अगर अपन कंडक्टर्स की बात करें तो मैंने अभी अभी बताया था कि कंडक्टर्स के अंदर जो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, कोई खास बदलाव नहीं हो रहा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना। रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो गया। और अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिनोमिनेटर में है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जानी चाहिए। और ऐसा ही होता है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और रेजिस्टिविटी बढ़ती है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जबकि अगर अपन सेमीकंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की बात करें तो उनमें क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम का कम होना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, इनमें कॉलिजन्स होती नहीं है बाय द वे, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, तो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसके अंदर जो रिडक्शन होगा इट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो इनके केस में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा वो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का बढ़ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की अगर अपन बात करें तो आप इनका जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये बेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है ना यार, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया, वहाँ पर हमने सेम चीज़ बैंड गैप थ्योरी के बेसिस पे समझी थी कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँच जाते हैं और आपकी कंडक्टिविटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगते हैं। दैट्स वाई रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने वहाँ पर भी देखा था, बट वहाँ पर देखने का नज़रिया अलग था, यहाँ पर देखने का नज़रिया थोड़ा सा और ज़्यादा इन डेप्थ है। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्यों घट जाती है। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया, राइट। अब बात करें कि ये कैसे बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, क्या कोई रूल एग्जिस्ट करता है, क्या कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिससे अपन किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकें। तो ज़रूर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज के लिए तो नहीं, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड रेंज तो एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपका, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस फॉर दैट मैटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। हाउ, किस तरीके से, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो ओवर अ लिमिटेड रेंज, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, लिमिटेड रेंज मतलब कुछ टेम्परेचर से लेके कुछ टेम्परेचर तक बस, है ना। सो ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, रो एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो एट इनिशियल टेम्परेचर, अब 0 डिग्री हो जरूरी नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, टाइम्स 1 प्लस एल्फा टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एल्फा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा रो इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी टाइम्स एल्फा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। तो तीनों तरीके से आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है, तो आप कोई सी भी एक फॉर्म याद रख लो। आप नोटिस करोगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, थर्मल एक्सपेंशन के। वहां पर हम लिखते थे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नोट टाइम्स एल्फा टाइम्स डेल्टा टी। यहां पर अपन लिख रहे हैं डेल्टा रो या डेल्टा आर इज इक्वल टू रो नोट या आर नोट टाइम्स एल्फा टाइम्स डेल्टा टी। तो बिल्कुल जैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है ना बॉडीज का, कुछ इसी तरीके से हमारे लिमिटेड रेंज के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यहां पर जो ये एल्फा है ना, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना।
आप नोटिस करोगे ये भी रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टिविटी है, तो जब आप यूनिट्स की बात करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। यूनिट्स की बात करोगे तो असली में वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं होगी। तो अल्फा की जो यूनिट होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस के इनवर्स के, यानी कि इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस या इनवर्स ऑफ केल्विन के इक्वल होगी। पूछ लेते हैं ना टेम्परेचर कोफिशिएंट की ऐसा यूनिट क्या है। सो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स आप बता सकते हो। सो इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आपका जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये कंडक्टर्स के लिए तो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव होता है, तो आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, मतलब डेल्टा रो भी पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स के रेशियो की फॉर्म में होगा अल्फा, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अभी हमने देखा था, मतलब डेल्टा रो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अल्फा पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर्स एंड अल्फा नेगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। अल्फा की बात हमें ये बताती है कि आपका टेम्परेचर के प्रति कितना सेंसिटिव है कंडक्टर का रेजिस्टेंस या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं? ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले अपन देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल की कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को और उनकी रेजिस्टिविटी को। तो जैसे अपन कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जो सिल्वर है ना, वो एक बहुत बेहद अच्छा कंडक्टर है। कैसे पता चला? कि इसकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ सबसे कम होती है इसकी रेजिस्टिविटी। फिर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन, आयरन, ऐसे करते करते आप मैंगनीन तक चले गए। ठीक है, ये जो नाइक्रोम है, ये जो मैंगनीन है, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, ये कॉमर्शियल रेजिस्टर्स बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट देख के। तो आप नोटिस करो कि सिल्वर का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0041, ठीक है, और जैसे जैसे आप नाइक्रोम और मैंगनीन की तरफ चले जाते हो तो देखो बहुत कम हो जाता है। बहुत कम टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब यही है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी के अंदर जो चेंज आ रहा है इट इज़ वेरी मच इनसिग्निफिकेंट, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो नाइक्रोम और मैंगनीन के लिए आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेजिस्टिविटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हो। दैट्स वाई दीज मटेरियल्स आर यूज्ड एज कमर्शियल रजिस्टर्स। जबकि जब सेमीकंडक्टर्स की बात करोगे तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो काफ़ी ज़्यादा है कंडक्टर्स के कंपैरिजन में, है ना। कंडक्टर्स की -8 के ऑर्डर के अंदर थी, जबकि इसकी -5 या फिर फॉर दैट मैटर 10 या 10⁻², इस ऑर्डर तक भी जाती है इसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नोटिस करो, सबका नेगेटिव है, सबका नेगेटिव है ना। और इंसुलेटर्स की बात करोगे तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज़्यादा है, कंपेयर करो कंडक्टर से। तो इनके लिए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करना ही हमने लाजमी नहीं समझा, है ना। वैसे अगर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बहुत ही कम वैल्यू होगी एंड नेगेटिव होगा, ये हमें पता है। तो ये टेबल जो है ना वो क्लियरली हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको समराइज करने का काम करती है। ये सब प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है ना, याद नहीं करनी हमें, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्राफ की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये ग्राफ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस बार पूछा गया था कि बताओ कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो मैंने बताया था कि कॉपर की रेजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जानी चाहिए। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था ना वो तो लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता था। आप बोलोगे सर यहाँ तो ग्राफ हमें लीनियर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे तो कर्व्ड है। तो मैंने बताया था ना कि कंडक्टर्स के लिए बहुत ही लिमिटेड रेंज के अंदर ऐसा काम होता है। तो आप देखो यहाँ पे आप 0 से 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन तक जाते हो तो ही आपकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जबकि आप नाइक्रोम की बात करोगे तो नाइक्रोम के लिए इवन आप 200, 400, 800 केल्विन तक भी चले जाओगे तो भी
जो चेंज आ रहा है रेजिस्टिविटी के अंदर वो बहुत कम है और लीनियर है ना। तो नाइक्रोम के लिए, मैग्नीन के लिए जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होता है, बट कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इनका जो लीनियर पार्ट होता है ना ग्राफ का, वो बहुत कम होता है। मतलब आप ओवरऑल ग्राफ को देखोगे तो वो हमेशा आपको कैसा नजर आएगा, कर्व्ड नजर आएगा, ठीक है ना। तो कॉपर और नाइक्रोम दोनों कंडक्टर्स हैं, बट कॉपर थोड़ा बेटर कंडक्टर है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड होता है ना। और नाइक्रोम जो है वो एक तरीके से एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसका लीनियर पार्ट ऑफ ग्राफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होती चली जानी चाहिए, और यहाँ पर आपको कम होते हुए नजर आ रही है। तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है उसका वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर पर वो अलग अलग होता है। ये ग्राफ जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो इस पे 3 ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप हमारा ये है, ये सबसे अच्छे टाइप का न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस, 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा T1 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो R1 रेजिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। T2 हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो रेजिस्टेंस है R2 वो कितना दे रखा है, हमें 5 ओम दे रखा है। T3 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो रेजिस्टेंस R3 है वो हमें दे रखा है 6 ओम। तो पहले अपन इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 टाइम्स एल्फा टाइम्स T2 माइनस T1, है ना। और अगर अपन इन दोनों को पकड़ लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R3 माइनस R1 इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 टाइम्स टेम्परेचर कोफिशिएंट एल्फा टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस डेट इज T3 माइनस T1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। आप नोटिस करोगे कि अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, इधर तो बचेगा R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और R1 से R1, एल्फा से एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसके लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये चीज़। खैर, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास में सारी चीज़ें, R1 हमें फाइंड आउट करना है, तो R3 हमें दे रखा है 6 माइनस R1, R2 हमें दे रखा है 5 माइनस R1, T3 माइनस T1 का मतलब हो जाएगा 100 एंड T2 माइनस T1 का मतलब हो जाएगा 50। ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो 6 माइनस R1 इज इक्वल टू 10 माइनस 2R1। तो 2R1 को इधर लाएंगे तो बचेगा R1, और 6 को उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 6 बचेगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 4 ओम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो, है ना। तो इसको आप नोटिस कर सकते हो कि अगर हमें 3 टेम्परेचर और 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के साथ डील करने के लिए कहा जाए तो वी डू नॉट नीड टेम्परेचर कोफिशिएंट, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखो, एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? तो हमारा पहला वाला टेम्परेचर कितना दे रखा है, रूम टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 100 ओम, है ना। फिर दूसरा टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है और उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 117 ओम, और एल्फा हमें दे रखा है कितना, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फॉर्मूला है हमारे पास में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 टाइम्स एल्फा टाइम्स T2 माइनस T1। चलो सबकी वैल्यू रखो, तो R2 की जगह रखा हमने 117, R1 की जगह रखा हमने 100, R1 की जगह रखा 100
इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ टाइम्स T2 हमें फाइंड आउट करना है -27 डिग्री सेल्सियस। तो 117 में से 100 गया तो कितना बचेगा 17। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.7 का डेसिमल हटाओगे 10 नीचे चला जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, तो ये बचेगा 17 इंटू 10⁻³ टाइम्स T2 -27 डिग्री सेल्सियस। तो 17 से 17 चला जाएगा, 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 इज इक्वस टू T2 -27 डिग्री आ जाएगा, यानी कि T2 की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 1027 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट दिस टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस दिस एट दिस टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें T1 कितना दे रखा है 27.5 और R1 कितना दे रखा है 2.1 ओम। हमें T2 कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और R2 कितना दे रखा है हमें 2.7 ओम। हमें पता है R2 माइनस R1 किसके इक्वल होता है R1 टाइम्स एल्फा टाइम्स T2 माइनस T1 के इक्वल होता है। तो R2 की जगह रखा आपने 2.7, R1 की जगह रखा 2.1 इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाइड बाय एल्फा हमें फाइंड आउट करना है, एंड T2 माइनस T1 का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 27.5। तो 2.7 में से 2.1 गया तो बचेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 2.1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 में से 27.5 गए तो 2.5 एंड 70 मतलब 72.5 बचेंगे इज इक्वल टू एल्फा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, एल्फा की वैल्यू आई होप जहां तक है 0.0039 समथिंग के लगभग आएगी। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना आप कैलकुलेशन करके, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। मतलब जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा एक बार चेक कर लेना, मुझे जहां तक हल्का फुल्का आंसर याद है इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, कैसे करती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना। न्यूमेरिकल्स की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और छोटी छोटी जानकारी कि अल्फा किसके लिए पॉजिटिव होगा किसके लिए नेगेटिव होगा, ग्राफ है ना, ऐसी चीज़ें ध्यान रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के दूसरे मेन कंसर्न की। दूसरा मेन कंसर्न ये है कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि उस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा क्यों होता है हम लोग जानना चाहते हैं, राइट। सो वी नो दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, बट ऐसा होता क्यों है हम लोग वो जानना चाहते हैं। तो हम लोग बिल्कुल हमारे बेसिक्स पर चले जाएंगे। बेसिक्स पर चले जाने का मतलब क्या है, हम लोग एक कंडक्टिंग वायर लेंगे और उसको एक सिंपल सी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के थ्रू इसके अंदर से क्या फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। करंट फ्लो करने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज Q जो है वो कुछ टाइम तक ट्रेवल करते 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 इस एंड से यहाँ पर पहुँचे, और कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो हम एक बार के लिए इस पॉजिटिव Q की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि जब ये पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ से चलते 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 इस एंड तक पहुँचता है, तो जब वो यहाँ पर था तब हायर पोटेंशियल पर था, और जब वो यहाँ पर पहुँचा तो लोअर पोटेंशियल पर है। जब किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल पर रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। कैसे निकालते हैं, चार्ज को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पर पोटेंशियल कम है। तो हम देखेंगे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो नेगेटिव चेंज होगा, मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है? सो व्हेन चार्ज Q मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है, तो वी हैव सीन दैट देयर विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q टाइम्स VL और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q टाइम्स VH। क्योंकि Q टाइम्स VL छोटा है और Q टाइम्स VH बड़ा है,
तो ऑब्वियसली इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब ज़्यादा चिंता मत करना, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ताकि टोटल एनर्जी क्या रह जाए, कंजर्व्ड रह जाए। ऐसा ही तो होता है, जब मैं इस पेन को गिराता हूं, ठीक है, छोड़ देता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, बट साथ ही साथ में इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अल्टीमेटली आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो हमने भी यही उम्मीद लगाई कि यार चलो ये कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो डिक्रीमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं चार्ज की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इंडीड चार्ज के ऊपर जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? Q मल्टीप्लाइड बाय ई। और उसको अगर आप उस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर L डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे, L इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, तो जो वर्क करोगे आप वो हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय L। अच्छा, यहां पर जो E मल्टीप्लाइड बाय L है, इट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल VH माइनस VL, है ना। तो हमने देखा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, वो कितना होगा? Q मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय L, एंड दिस E मल्टीप्लाइड बाय L इज नथिंग बट VH माइनस VL, है ना। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू L होता है, तो डेल्टा V का मतलब हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। उसको आप करके देखना, तो E टाइम्स L जो होगा वो VH माइनस VL के इक्वल होगा। और इंडीड ये क्वांटिटी जो होगी वो एग्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल एंड पॉजिटिव है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, काइनेटिक एनर्जी में जितनी कमी हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन फिर आपको एक फैक्ट याद आएगा। कौन सा वाला फैक्ट याद आएगा? आपको याद आएगा कि दैट वी हैव सीन दैट चार्ज ऑलमोस्ट ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने पिछले वीडियो के अंदर 100% श्योरिटी के साथ ये कंफर्म किया था कि जब आप कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, कंडक्टर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हुए मूव करते हैं, और उनकी ओवरऑल मोशन इस तरीके से होती है जैसे वो एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई इंक्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो अब आप अपने सिर को वापस से खुजलाओगे। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी कांस्टेंट है। तो सवाल उठेगा कि आखिर में एनर्जी गई कहाँ? तब आपको पता चलेगा कि हमारी जो एनर्जी है इट इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। अब हमें पता चला कि यार हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ा नहीं पा रहा, यानी कि वो जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो बेसिकली किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है? हीट की फॉर्म में। दैट्स वाई हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करने पर क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। तो ऑब्वियसली क्या बढ़ जाती है? आपकी हीट बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए। अच्छा, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, या फिर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ जाना चाहिए, मतलब Q इंटू VH माइनस VL। अच्छा, ये VH माइनस VL क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं VH माइनस VL की जगह लिख सकते हैं या तो I इंटू R लिख लो, या फिर Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? I इंटू डेल्टा T लिख सकते हो, ठीक है। और ये VH माइनस VL को आप डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया ना उसके इक्वल लिख सकते हो। तो ओवरऑल हमारी जो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? V इंटू आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू आर टाइम्स डेल्टा T, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स डेल्टा T। जिन भी दो क्वांटिटीज की फॉर्म में आप लिखना चाहते हो उनकी फॉर्म में लिख दो। अच्छा, हीट तो हो गई एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन की जो रेट है वो कहलाती है पावर। तो हमारी पावर जो होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डेल्टा T को आप कैंसिल आउट कर दो तीनों ही जगह से, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V मल्टीप्लाइड बाय I, या फिर I स्क्वायर टाइम्स R, या फिर V स्क्वायर अपॉन R।
जिन भी दो क्वांटिटीज की वैल्यू आपको गिवन हो, आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो दिस इज वेरी यूजफुल डिस्कशन यार बच्चों, इसको इसकी मतलब इसके महत्व को समझो आप, कि हमने मतलब लिटरली जानने की कोशिश करी है कि एक कंडक्टर के अंदर बेसिकली करंट फ्लो करने पर क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। वो फॉर्मूला आपको भले ही पहले से याद होगा, बट मेरे हिसाब से ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी कि आखिर में हीट प्रोड्यूस क्यों हो जाती है। अच्छा, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों नहीं पा रही थी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, फोर्स भी लग रहा है, सब कुछ है। तो यार ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया ना, काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं, उसी की वजह से तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ पाती। इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो डिक्रीज हो रही है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस वॉज वेरी मच यूजफुल यार अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों को कैसा लगा वो तो आप कमेंट्स के अंदर बताना मेरे को, ठीक है ना। चलो, तो ये भी बात हमारी हो गई। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि यार ये जो कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करने पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपकी एक कंटिन्यूअस रेट से एनर्जी जो है वो लॉस्ट हुए जा रही है, यानी कि पक्का कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल भी रही होगी कांस्टेंट रेट के ऊपर, तो वो कहां से मिल रही है। तो अगला सवाल यही है हमारा कि वेयर डज दिस पावर कम्स फ्रॉम। तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। हालांकि हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपको स्टेडी करंट फ्लो बनाए रखना है तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम सेल या बैटरी कहते हैं। और अब आपको पता चल गया कि उस सेल और बैटरी की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब आप कंडक्टर के अंदर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट मेंटेन करोगे तो कांस्टेंट रेट पर आपकी एनर्जी कंडक्टर के अंदर हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी, चली जाएगी सिस्टम से बाहर। तो आपको कांस्टेंट रेट से एनर्जी देने की भी जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, and for that you will need this device called cell or battery. So to maintain a steady flow of current inside a conductor we use a device called cell or a battery, and this is where power comes from. अब हमें पता पड़ गया कि हमारी पावर जो है वो आ कहाँ से रही है, ठीक है, जो लॉस हो रही है एनर्जी वो बेसिकली हमें मिल कहाँ से रही है। इनसाइड ए सेल, तो सेल जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हम जिन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं नॉर्मली 11th-12th में, आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो और फिजिक्स के अंदर भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल्स होते हैं। मतलब बेसिकली उनके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर आप दो इलेक्ट्रोड्स को डुबो के रखते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके फलस्वरूप एक तरीके के इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और एक तरीके के इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है ना। एक तरीके का इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पर होता है और एक तरीके का इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पर होता है। इस तरीके से आपकी बैटरी प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। तो ड्राई सेल हो गया या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल हो गए, ठीक है ना, उन सब के अंदर बेसिकली केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो इनके बारे में, यहाँ पर आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम बार बार जब सर्किट बनाएंगे तो इस तरीके का सिंबल नहीं बनाएंगे सेल के लिए, ना, इतनी अच्छी तो किसी की ड्राइंग भी नहीं होगी हम सभी की, राइट। तो हम लोगों ने एक सिंबल बना लिया जिसको सब लोग ड्रॉ कर सकें। तो हम एक लंबी वाली लाइन बनाते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, एक छोटी वाली लाइन बनाते हैं पैरेलल जो कि नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज सिंबल ऑफ अ सेल, है ना। इसको जैसे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये सेल की बनावट होगी। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हायर पोटेंशियल पर होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है और एक लोअर पोटेंशियल पर होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है ना। सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, एक का पोटेंशियल हायर है एक का लोअर है, तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। सो दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दो, इसके नाम में फोर्स लिखा हुआ है बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज बेसिकली अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन नहीं है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट से, ठीक है। इसका नाम बस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इफ देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम और थ्रू द सेल। मतलब आपने सेल बनाया, अभी आपने उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया,
या अगर आपने कनेक्ट कर भी दिया तो आपने ये इंश्योर किया है कि सेल से कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो। उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो कंडीशन है जिसमें सर्किट में आपने सेल को कनेक्ट भी कर रखा है बट स्टिल सर्किट में सेल से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन, है ना। मान लो आपने स्विच लगा रखा है, उसको आपने अभी तक ऑन ही नहीं किया, तो सेल तो जुड़ा हुआ है सर्किट के अंदर बट स्विच ऑन नहीं है, इसका मतलब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। उस कंडीशन में सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। जबकि इफ देयर इज करंट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम और थ्रू द सेल, देन दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विल बी कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान दो, सेम चीज को हम एक दूसरे नाम से भी जानेंगे, बस कंडीशन अलग हो गई। अगर आपके सेल से करंट बाहर निकल रही है या सेल के अंदर करंट जा रही है, मतलब सेल के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, तो फिर सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम हमने अलग रखा है, उसका नाम हमने रखा है टर्मिनल वोल्टेज। तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर क्या टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट होता है EMF से? भाई नाम हमने अलग रखा है तो आपके दिमाग में यही तो शक पैदा हो गया ना कि सर सेम चीज के आपने दो अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? क्या दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जब सेल से करंट ना फ्लो हो रही हो तब दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF, और जब सेल से करंट फ्लो हो रही हो तब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? तो ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं, तभी तो हमने इनका नाम अलग अलग रखा है, तभी तो हमने दो अलग अलग कंडीशंस डिफाइन करी है। तो फिर आप पूछोगे सर क्यों क्या है, किस वजह से ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं? तो अब मैं फिर आपको बताता हूं इसका राज क्या है। एक्चुअल में व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल, जब सेल से करंट फ्लो होती है तो फिर वो सेल के इलेक्ट्रोलाइट से भी होके गुजरती है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी वही आयंस वगैरह फ्लो करते हैं इधर से उधर, वही ड्रिफ्टिंग होगी, सारा का सारा खेल वैसा का वैसा ही होगा। तो उस इलेक्ट्रोलाइट का भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जब आपके सेल से आप करंट फ्लो करवाओगे सर्किट के अंदर तो अल्टीमेटली वो करंट खुद सेल से भी पास होगी, सेल के इलेक्ट्रोलाइट से भी पास होगी, यानी कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा उस रेजिस्टेंस के ऊपर, उस इलेक्ट्रोलाइट के अक्रॉस, और आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। किस कंडीशन के कंपैरिजन में? उस कंडीशन के कंपैरिजन में जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा था। सो बिकॉज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल, पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई टर्मिनल वोल्टेज इज डिफरेंट, EMF इज डिफरेंट। इनफैक्ट आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज और EMF में रिलेशन कैसा होगा। तो इसके लिए आप दो अलग अलग कंडीशन ध्यान रखना। सबसे कॉमन कंडीशन तो ये है कि आपके सेल से जब करंट ली जा रही है, ये आपका सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सेल से करंट बाहर निकल रही है और फिर वापस से इसके थ्रू दूसरे टर्मिनल से एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो इससे देखा करो हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, इसका मतलब सेल से करंट ली जा रही है ना। तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है यहां और यहां, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पूरा का पूरा सेल के अंदर है सब कुछ, है ना। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। वो किसके इक्वल हो जाएगा? EMF। EMF का मतलब है जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सक्लूड कर दिया तब दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड EMF। तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा EMF माइनस IR। माइनस क्यों करा? क्योंकि कुछ जो पोटेंशियल है वो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप हो जाते हैं, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा? E माइनस IR हो जाएगा। जबकि अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे, अगर आपके सेल के अंदर से करंट पास हो रही है, देखो अब की बार पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रही है, तो ऐसा तब होगा जब इस सेल के साथ कोई और पावरफुल सेल कनेक्टेड होगा, है ना, तब इसकी नहीं चलेगी, फिर उस पावरफुल सेल की चलेगी और उससे निकलने वाली करंट इसके अंदर से फ्लो होगी। तो इस केस में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो EMF के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? E प्लस IR हो जाएगा। तो ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से कम हो जरूरी नहीं है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ईएमएफ से कम होगा, ई माइनस आई आर उसकी वैल्यू होगी, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर उसकी वैल्यू ई प्लस आई आर भी हो सकती है। मैंने एग्जैक्टली दोनों केसेस आपको बता दिए, है ना, तो कभी गलती मत करना इसके अंदर। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि चलो यार सेल जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अलग अलग प्रकार के सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे ड्राई सेल्स जो होते हैं ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड सेल्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो सेल की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने चलो सेल तो बना लिया, अब हम उसको एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। अब ओवरऑल सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी और आपके सेल के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपने देखा था कि टर्मिनल वोल्टेज करंट आई के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अभी देखा था आपने फॉर्मूला, करंट आई के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये दो चीजें कौन कौन सी, एक तो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट और एक इलेक्ट्रोड्स के बीच का टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों की वैल्यू इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने सेल को किस डिवाइस से कनेक्ट किया है। तो हम यहां पर डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना भाई। अलग अलग डिवाइसेस का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है ना, तो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर इसको शो किया। इसको अपन बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, है ना, कि आपकी डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। तो लोड रेजिस्टेंस को आप वेरी करोगे तो आपका करंट भी वेरी हो जाएगा, और आपके दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच का टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना होता है, ई माइनस आई आर, है ना, ई माइनस आई आर। अच्छा, आई की वैल्यू हमने रखी ई अपॉन आर प्लस आर, और जब इसको सॉल्व किया तो फिर हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ गया ई टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अगर हम कैपिटल आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे बहुत काम के हैं बच्चों। बोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट का और वोल्टेज का इस लोड रेजिस्टेंस के अलोंग वेरिएशन। देखो करंट का देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर दो सिचुएशन अपन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नोट किया कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 है तो करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा। और जब हमारा लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इनफाइनाइट, है ना, तो फिर हमारे करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। इसको अपन बोलते हैं, ये वाली जो कंडीशन है इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन, सॉरी शॉर्ट सर्किट कंडीशन, है ना। जब लोड रेजिस्टेंस 0 होता है तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है ना। और ये वाली जो कंडीशन है इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन, है ना। तो जब शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन होती है, लोड रेजिस्टेंस 0 होता है तो करंट मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होती है ई अपॉन आर। और जब ओपन सर्किट वाली कंडीशन होती है कि आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब आपने बेसिकली करंट लिया ही नहीं सेल से, तो फिर आपकी करंट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपका ग्राफ कैसा होगा, जब लोड रेजिस्टेंस 0 है तो करंट मैक्सिमम है, और उसके बाद में आपका ग्राफ जो है वो घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली जब आपका आर इनफाइनाइट होगा तब आपका करंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली कोई पूछे कि बताओ टर्मिनल वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो यहां पर भी आप दो सिनेरियो देख सकते हो। आप देखोगे जब शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन है, मतलब आर की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आर की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, यहां पर 0 रखोगे तो आर अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ओवरऑल ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और ई अपॉन इनफाइनाइट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब आप आर की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो फिर टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, सिंपली ई के इक्वल आ जाएगा। रखो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे, है ना, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 रहेगा, तो v की वैल्यू ई के इक्वल आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन तो खुद से भी कर सकते हो आप। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज भी 0 है, फिर धीरे धीरे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। कब, जब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। सो अगेन ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड
शॉर्ट सर्किट, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट वाली कंडीशन में आपका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों बराबर होते हैं। अदरवाइज टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ हमेशा अलग अलग होंगे, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा या कम होगा। सो इस पेज के ऊपर जो हमने पढ़ा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में, और इस हवाई जहाज को निकल जाने दो, फिर कंटिन्यू करेंगे। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, गया कबूतर। चलो, तो आपसे ये केस पूछा जाता है कि बताओ जो लोड रेजिस्टेंस को आप वेरी कर रहे हो, देखो आपने लोड रेजिस्टेंस को वेरी किया तो करंट घट रही है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रही है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है। और पावर कंजम्पशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो आपकी जब करंट मैक्सिमम है वहां पर वोल्टेज जीरो है, और जब आपकी करंट जीरो है वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है। यानी कि मैक्सिमम पावर कंजप्शन ना तो इनिशियल कंडीशन पर होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर होगा, ना ही ओपन सर्किट कंडीशन के अंदर होगा, बीच में कोई एक सा पॉइंट होगा जहां पर आपकी पावर मैक्सिमम होगी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताओ मैक्सिमम पावर कंजप्शन अक्रॉस आर किस कंडीशन में होगा, मतलब आपके लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ताकि आपका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो रहा, किसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। हमारी करंट की वैल्यू हमें पता है E अपॉन आर प्लस आर है, और पावर जो होती है वो होती है I स्क्वायर इंटू आर। तो पावर की वैल्यू हो जाएगी E स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर। ये हमारे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पावर है लोड रेजिस्टेंस की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगी। तो यहां पर हम थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, मान लो आपको पावर की वैल्यू रेजिस्टेंस के अलोंग मैक्सिमम या मिनिमम कहां पर होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पावर का रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, है ना, और जो भी आपको चीज मिलेगी उसको जीरो के इक्वल रख दोगे। तो आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी उस पर आपका पावर कंजम्पशन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्योंकि हमसे यहां पर मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम होगा। तो देखो हमने पावर का डिफरेंशिएशन करा है रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, और जब आप यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, तो आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ई स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख लिया। डिवीजन रूल में क्या होता है, आप डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको अनअफेक्टेड रखते हो और सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हो। तो आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अब की बार न्यूमरेटर को आप एज इट इज रखते हो और डिनोमिनेटर का आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो आर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर करोगे तो 1। और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका आप स्क्वायर कर देते हो तो पावर 4 हो जाएगी। अब जैसे आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो ये तो चला गया, ई स्क्वायर भी चला गया, इसको आपने एक तरफ रख लिया आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और इसको आपने दूसरी तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर टाइम्स आर प्लस आर। एक आर प्लस आर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आर प्लस आर की वैल्यू बचेगी 2r के इक्वल। इसको जब तुम इधर भेजोगे तो 2r माइनस आर हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर के इक्वल। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि आपका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर कंजप्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। कितना होता है मैक्सिमम पावर कंजप्शन, तो रख दो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, कैपिटल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ये आपका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जब भी ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना, बच्चे अटके हैं। आपको नहीं अटकना। मिरेकल सीरीज का मिरेकल यही है कि आप नहीं अटकोगे ऐसी चीजों के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो पावर स्टेशन होता है ना, वहां से जो ट्रांसमिशन लाइंस आ रही होती है वो नॉर्मली हाई टेंशन लाइंस होती है, मतलब
काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मर की मदद से जब घरों में बिजली पहुंचाई जाती है तो उसको वापस से स्टेप डाउन कर दिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ज़रूरत है कि हम इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्या हम लोअर वोल्टेज के ऊपर नहीं कर सकते? कम खतरनाक होती वो सिचुएशन। आपने सुना होगा ना, हाई टेंशन वायर की वजह से पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं हो गई और वो सब कुछ नहीं होती वो, अगर आप लोअर वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते तो फिर आप नेचुरली ये क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि पावर स्टेशन से होम्स तक या फैक्ट्रीज तक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज। और ये सबने नोटिस किया है, जब भी गाँवों की तरफ गए हो, खाली दूर दराज के इलाकों में गए हो, तो आपने सबने वो कोई केबल्स देखी होंगी, है ना, उनके ऊपर बड़ा बड़ा डेंजर वगैरह लिखा हुआ रहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, इंटेंशनल है क्या, मतलब ये, या ऐसे रैंडम चल रहे हैं? तो देखो बच्चों, ये इंटेंशनल है। हमें फ़ायदा होता है हायर वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने से। क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। तो ये हमारी होम अप्लायंस है और ये हमारा पावर स्टेशन है, ये हमारी ट्रांसमिशन केबल्स हैं। जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितनी लंबी ट्रांसमिशन केबल्स है। तो ट्रांसमिशन केबल्स क्योंकि काफ़ी लंबी होती है तो उनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो मान लो कि इन ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू जो करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू है I, है ना, और जिस वोल्टेज के ऊपर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा रहा है वो है V। तो जब हमारे होम अप्लायंसेस पर ये पावर पहुंचेगी तो कितनी पावर पहुंचेगी? V मल्टीप्लाइड बाय I। अब हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनकी जो पावर रेटिंग है वो हमें पता है कि मैक्सिमम हमें कितनी पावर चाहिए, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। हमें पता है कि जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने वाली अप्लायंस है ना, उसकी पावर कंजम्पशन की वैल्यू हमें पता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें करंट की वैल्यू पता पड़ गई कि P/V होनी चाहिए, है ना। अब हमारा जो वोल्टेज है उसको हम देखें कितना वेरी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यार अगर हमारी ट्रांसमिशन केबल्स का रेजिस्टेंस RC है, C स्टैंड्स फॉर केबल, राइट, तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो हो रहा होगा, तो आपकी जो ये करंट I है वो ट्रांसमिशन केबल से भी फ्लो हो रही है, तो उसके अक्रॉस जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, वो हो जाएगी I² मल्टीप्लाइड बाय RC। और I की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, कितनी थी? P/V। तो हम लिख सकते हैं P²/V² टाइम्स RC। अब सोचो आपका RC जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अगर आपको ओवरऑल इस क्वांटिटी को कम करना है, लॉस ऑफ एनर्जी को अगर आपको रिड्यूस करना है, तो फिर आपके पास में एक ही चारा है कि आपको वोल्टेज को क्या करना रखेगा, बहुत ही हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज यहां पर डिनोमिनेटर में है। सो लॉस ऑफ एनर्जी विल बी मिनिमम इफ वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई। नाउ यू नो द एग्जैक्ट रीजन कि और अच्छा इस वजह से हमारे वोल्टेज को हाई रखा जाता है, क्योंकि जब इस वोल्टेज को हम हाई रखेंगे तो ओवरऑल ये क्वांटिटी जो होगी वो बहुत ही लो हो जाएगी, यानी कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। हम जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लगभग एज इट इज हमारे घरों तक पहुंचा सकते हैं अगर हम हायर वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत ज़रूरी था इसको, क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये जो भी सब कुछ हमने पढ़ा है पावर के बारे में, हीट के बारे में, सेल के बारे में, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और जो भी कुछ आपने पिछली 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा है, मतलब इस क्लास के अंदर और इससे पिछली क्लास के अंदर, उसको आपको बहुत अच्छे से रिटेन करना है, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर वो काम आएगा, ठीक है। चलो तो सवाल करते हैं अपन, बड़े सिंपल से सवाल है। करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 80 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। तो हीट का फॉर्मूला हुआ करता था I² मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो हमें हीट कितनी दे रखी है? 80 जूल्स। करंट हमें कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। टाइम हमें कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स। और ऑब्वियसली हमसे क्या पूछा गया है?
रेजिस्टेंस पूछा गया। चलो रखो फॉर्मूले में, तो 80 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आर हमें फाइंड आउट करना है टाइम्स 10, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 2 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज। तो देखो फ्यूज वायर जो होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो इट इज अ वायर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा, जब इससे तुम करंट को पास करोगे तो इसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी। आप एक फिक्स्ड वैल्यू का वायर प्रिपेयर कर सकते हो कि इतनी हीट या इतनी करंट पास होने पर इसके अंदर सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस हो जाए ताकि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा चला जाए और ये पिघल जाए। और फिर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि जैसे ये पिघल जाता है तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है ना। तो वो फ्यूज की पूरी वर्किंग जो है वो तो अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कभी बचपन में, अभी हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि फ्यूज जो है वो एक बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है। तो हम इसके अंदर से कितनी मैक्सिमम करंट पास करना चाहते हैं, 5 एम्पियर, है ना। और हमारी जो मैक्सिमम पावर अलाउड है वो है 1 वॉट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। पावर हमें दे रखी है 1, करंट हमें दे रखा है 5, का स्क्वायर करेंगे 25 टाइम्स आर, तो आर हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 0.04। कितना हो जाएगा, 0.04। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन में देख लेना मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, पता चले 0.4 की जगह मैं 0.04 लिख रहा हूं, तो मेरे आंसर पे मत टिका करो, खुद भी करा करो कैलकुलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, है ना। तो हमारे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम दे रखी है। करंट कितना दे रखा है हमें, 0.2 एम्पियर दे रखा है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ईएमएफ हमें कितना दे रखा है, 2.1 वोल्ट। नॉर्मली जो ये वैल्यू दी जाती है ईएमएफ दी जाती है ना, ठीक है। तो हमने देखा था कि करंट की वैल्यू होती है E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, और स्मॉल r हमें फाइंड आउट करना है। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो करंट हमें कितना दे रखा है, 0.2 एम्पियर। ईएमएफ हमें कितना दे रखा है, 2.1 वोल्ट। कैपिटल R हमें कितना दे रखा है, 10 ओम, और स्मॉल r हमें फाइंड आउट करना है। तो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0.2 r आ जाएगा इज इक्वस टू 2.1। 2.1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0.2 r विल बी इक्वस टू 0.1, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 ओम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ढंग से देखा है तो आपके लिए बिल्कुल मजेदार हो गए क्वेश्चन, मतलब हलवा है बिल्कुल, एकदम खाना है बस उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट्स सप्लाई। तो देखो ये कहलाती है पावर रेटिंग, इट इज कॉल्ड पावर रेटिंग, है ना। नॉर्मली इसमें क्या फिक्स कर देते हैं अपन ये बता देते हैं कि भाई कितने वोल्ट पर आप इस डिवाइस को ऑपरेट करोगे तो ये डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रही होगी। तो नॉर्मली डिवाइस का रेजिस्टेंस नहीं बताते हम लोग डिवाइस की पावर रेटिंग बताते हैं। फिर रेजिस्टेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें पावर पता है, वोल्टेज पता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो उसको लगा के हम रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट्स सप्लाई, ठीक है। तो आपको कह रखा है कि अगर तुम 2000 वोल्ट पर इसको 200 वोल्ट पर यूज करोगे तो इसका पावर कंजम्पशन 100 वोल्ट होगा, बट तुम 200 पर नहीं कर रहे, तुम कितने पे कर रहे हो, 160 पर। तो बताओ पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R। तो हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V²/R।
तो R हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर का मतलब वोल्टेज का स्क्वायर, मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय पावर का मतलब 100, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ जाएगा 400 ओम। अब जैसे हमें रेजिस्टेंस पता पड़ गया तो हमारी रियल पावर कंजम्पशन जो होगी, रियल पावर कंजम्पशन जो होगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर अपॉन R, और अब की बार वोल्टेज हमें कितना दे रखा है 160, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय R दैट इज 400। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से 4 टाइम्स गया, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 वॉट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वैसे भी 100 और 125 तो आंसर हो नहीं सकते थे, क्योंकि 200 वोल्ट पर यूज करने पर पावर कंजम्पशन 100 है, तो ऑब्वियसली 160 वोल्ट पर करोगे तो पावर कंजम्पशन कम ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो 64 और 80 में से कोई एक आंसर आना था, हमने एग्जैक्ट निकाल दिया 64 वॉट, राइट। नेक्स्ट देखो, 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, the average resistance per kilometer is 0.5 ohm, the power loss in the wire is। तो मान लो हमारी लेंथ ऑफ वायर कितनी है, लेंथ ऑफ वायर ये हम ले लेते हैं L। अब पर किलोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रांसमिशन केबल का 0.5 ओम है 1 किलोमीटर का, और टोटल लेंथ हमने कितनी ली है L किलोमीटर्स ली है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 L। इसी तरीके से द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, है ना, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस होल केबल वो हो जाएगा 1 किलोमीटर के अक्रॉस हो रहा है 8, और टोटल कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा। ठीक है, और L हमें कितना दे रखा है 150 किलोमीटर दे रखा है, तो जब अपन इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 150 और इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 150, बाद में सॉल्व कर लेंगे या भी कर लेते हैं, तो RC की वैल्यू तो निकल के आएगी 0.5 इंटू 150 करोगे 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 150, 10 से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 75 ओम, है ना, और पावर की वैल्यू आ जाएगी अक्रॉस द केबल 0, 8 इंटू 5 40 चला जाएगा, पावर 4, 8 इंटू 1 8 और 4 करोगे 1200, है ना, इतने वोल्ट्स हो जाएगा। तो असल में हमारा पावर लॉस कितना होगा, ठीक है, सॉरी ये पोटेंशियल है तो इसको VC लिखते हैं अपन, VC लिखते हैं, तो असल में हमारा पावर कंजम्पशन कितना होगा VC स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC, तो VC स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1200 टाइम्स 1200 डिवाइडेड बाय RC का मतलब हो जाएगा 75। ठीक है, तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर लो, ये 400 टाइम्स हो गया और ये 25 टाइम्स हो गया, 25 से कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, ये चला जाएगा एक बार, बचेंगे 5 और 10 15 150, यानी कि 16 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0 0, 16 इंटू 2 32 करोगे 3 चला जाएगा, 16 इंटू 1 19, इतने वॉट हमारी पावर हो जाएगी। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 19.2 किलो वॉट, किलो का मतलब होता है टाइम्स 1000, राइट। सो 19.2 किलो वॉट हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस घुमाने की कोशिश करिए, घूमना मत यार, ठीक है ना। A cell having an EMF E, internal resistance R is connected across a variable external resistance, load resistance वाला जो फंडा बताया था। As the resistance R is increased, the plot of potential difference मतलब terminal voltage across R is, तो ये तो हमने डायरेक्ट देखा था, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार ये ग्राफ पूछा जाता है कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी 0 होगा। फॉर्मूला पता है ना, V इज इक्वस टू, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, V इज इक्वस टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो जब R 0 होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी 0 होगा, जब R इनफाइनाइट होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। देखा था हमने, ग्राफ ड्रॉ किया था ये देखो। A student measures the terminal potential difference V of a cell
of EMF E and internal distance R as the function of current I flowing through it. The slope intercept of the graph between V and I is. तो हमारा ग्राफ हमें पता है, इक्वेशन हमें पता है कैसी होती है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये अपन ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। किस किस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, एक तरफ तो हमें रखना है वोल्टेज और एक तरफ हमें रखना है करंट आई। तो सबसे पहले हम रखते हैं करंट को जीरो, तो आई को जब जीरो रखेंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आई को जब जीरो रखा तो वोल्टेज कितना आ गया हमारा, ई आ गया। और फिर हम वोल्टेज को जीरो रखते हैं, तो वोल्टेज को जीरो रखेंगे तो करंट कितना आ जाएगा जीरो रखने पर, है ना। जीरो रखो, आई आर को इधर भेजोगे तो फिर आई की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी अपनी ई अपॉन आर। और इसके बीच में जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, है ना। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, हमसे पूछा गया है स्लोप, तो ऑब्वियसली आपकी स्लोप नेगेटिव होगी क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। और स्लोप हम कैसे निकालते थे, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा निकालो, या फिर डायरेक्ट v और i के बीच का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है तो जो i का कॉफिशिएंट है वो आपके डायरेक्ट स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपकी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आर, है ना। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये जो y इंटरसेप्ट है इसको x इंटरसेप्ट से डिवाइड करना और जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव के अंदर रख देना, स्लोप नेगेटिव होगी आपकी, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही है। तो स्लोप हमारी होनी चाहिए नेगेटिव आर, ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमसे y इंटरसेप्ट पूछा गया है ना, y इंटरसेप्ट पूछा गया है, तो वो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो थोड़ा मैथ्स वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, बायो वाले थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम टी एज AT माइनस BT स्क्वायर, ठीक है, इफ द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज। अब आप यहां पे नोटिस करो कि यार हमारी जो टोटल हीट होती है ना, वो हमारी कितनी होती है, आई स्क्वायर टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मतलब हमें टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक हीट पूछी जा रही है। और आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर टाइम जो है वो मिसिंग है ना। तो फिर आपको एक बार तो लगेगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है, इसके अंदर टाइम तो दे ही नहीं रखा, आप लड़ पड़ोगे एग्जामिनर से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको चार्ज कितना दे रखा है, आपको चार्ज दे रखा है AT माइनस BT स्क्वायर, यानी कि आपकी जो करंट होगी वो हो जाएगी DQ डिवाइडेड बाय DT, तो ये हो जाएगी A माइनस ट्वाइस ऑफ BT। तो आपको यहां से पता पड़ जाएगा कि टाइम कब से लेके कब तक लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा करंट जीरो कब होगा, कब होगा, रखो जीरो कब होगा, जब A माइनस 2BT कितना हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि टाइम कितना हो जाए A अपॉन 2B। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमें टाइम कहां से कहां तक लेना है, T इज इक्वल टू जीरो से लेके T इज इक्वल टू A अपॉन 2B तक टाइम लेना है। तो जो चीज हमें लग रहा था कि नहीं दी हुई वो हमें किसी अदर तरीके से दी हुई है, इनडायरेक्ट मेथड से दी हुई है, अब हमें तो पता पड़ गया। अच्छा, क्योंकि हमारा करंट वेरी कर रहा है तो हम लोगों को फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारी टोटल हीट जो हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू A अपॉन 2B इतने टाइम तक, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है A माइनस 2BT होल स्क्वायर टाइम्स R टाइम्स डेल्टा टी की जगह अपनों ने लिख दिया DT, टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो R तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब रही बात A माइनस 2BT होल स्क्वायर की, तो लीनियर फंक्शन है टाइम के अंदर, तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पावर इंक्रीज हो जाएगी 2BT, इसकी पावर 3 हो जाएगी और इंक्रीज पावर से हम डिवाइड कर देंगे। फिर जो टाइम का कॉफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2B से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है। और अभी हमें लिमिट्स रखनी है 0 से लेके A अपॉन 2B, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको
इसका a प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले a प्लस बी एक्स को x मान के x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ तो क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। फिर जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, तो b से आप डिवाइड कर दोगे। ये वाला रूल लगाया हमने, है ना, ये वाला रूल लगाया इंटीग्रेशन का। ये केवल और केवल लीनियर फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है ना, लीनियर फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा, जब अपर लिमिट रखेंगे, जब हम टाइम की जगह a/2b रखेंगे यहाँ पर, तो रखो a/2b, तो 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a, ये a और ये a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो अपर लिमिट रखने पर तो हमारी वैल्यू 0 आ रही है। लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखने पर कितनी आएगी, लोअर लिमिट रखने पर कितनी आएगी, r टाइम्स t की जगह 0 रखो, तो जैसे 0 रखोगे तो ऊपर तो बच जाएगा a³ है ना, डिवाइडेड बाय -6b। तो अपर लिमिट रखने पर आ रही थी 0 और लोअर लिमिट रखने पर आ रही है a³ डिवाइडेड बाय -6b। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा a³ टाइम्स r डिवाइडेड बाय 6b। ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, a³ टाइम्स r/6। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को क्रैक करो। इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करोगे, पहले आपसे पूछा गया हीट के लिए हमें करंट चाहिए होगी, चलो करंट अपन निकाल लेंगे चार्ज का डिफरेंशिएशन करके। रेजिस्टेंस की फॉर्म में हमें आंसर देना है, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा टी, टाइम कहाँ से लेके आएंगे, तो सबसे पहले ब्रेक करो इस क्वेश्चन को कि टाइम कहाँ से लेके आएंगे। तो हमने पता लगाया कि यार जब तक करंट 0 ना हो जाए, भाई करंट 0 हो गए उसके बाद में तो क्या मतलब है, तो करंट के 0 होने तक का अपनों को टाइम लेना है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है ना, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R for which the power delivered in it is maximum. डायरेक्ट क्रैक कर लिया होगा आपने, ठीक है। Value of R for which power is मैक्सिमम, डायरेक्ट क्रैक कर लिया होगा। स्मॉल r के बराबर होनी चाहिए और स्मॉल r हमारा कितना दे रखा है, 0.5 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, 0.5 ओम। तो यार आज के लिए इतना ही काफी। मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि कैसी लगी आज की क्लास आपको। मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि कैसी लग रही है मिरेकल सीरीज आपको। मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप इसको और लोगों तक पहुंचा रहे हो। क्या आप, जो मेरा मिशन है कि मुझे इस सीरीज़ को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास में पढ़ने का जज्बा है बट पढ़ने का साधन नहीं है, तो मुझे उन लोगों तक पहुंचाने में केवल और केवल आप मेरी मदद कर सकते हो। आप मतलब जो अभी फ़िलहाल मेरे ऑडियंस, करंट ऑडियंस है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि इस सीरीज़ का वीडियो अगर कोई भी आपको अच्छा लगे तो जिस भी रेस्पेक्टिव ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, जिस भी रेस्पेक्टिव पेज से आप जुड़े हुए हो, आपकी क्लास कहीं भी आप इसको फैलाओ, ताकि YouTube के ऊपर ये वीडियोस जो हैं वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो। और वंस दे गेट हाईलाइटेड, अपने आप ये जो वीडियोस हैं ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगेंगे और वही मैं चाहता हूँ। बाकी तो खैर हम लोगों को बहुत ही बेस्ट कंटेंट क्रिएट करना है, आप लोगों को बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ाई करनी है और वो हम करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।